नमस्कार बच्चों, आज हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, क्या दोनों में अंतर समानताएं हैं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर। मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक है। भाग 4 में संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। दूसरा, ये तीसरा अंतर है इन दोनों में, ये वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है, ये वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। चौथा अंतर है, ये नकारात्मक है, राज्य की शक्ति को कम करते हैं, इसलिए ये नकारात्मक है। और नीति निर्देशक तत्व राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए ये सकारात्मक है। पांचवा अंतर है, ये व्यक्तियों से संबंधित है, ये व्यक्तियों से संबंधित है। मूल अधिकार व्यक्तियों से संबंधित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों से संबंधित है। ये राज्य से संबंधित है। इनका विषय राष्ट्रीय है, इनका विषय मूल अधिकारों का विषय राष्ट्रीय, इनका विषय राष्ट्रीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का विषय अंतर्राष्ट्रीय है, इनका विषय अंतर्राष्ट्रीय है। आगे अंतर है, ये सातवां है, ये व्यक्तिवादी है, ये व्यक्तिवादी है और ये समाजवादी है, ये समाजवादी है। आठवां अंतर है, लागू हो जाते हैं, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। इनको लागू करने के लिए
कानून बनाने की आवश्यकता होती है। नौवां है, ये व्यक्तियों के कानूनी अधिकार है। और ये समाज का नैतिक दायित्व है। ये समाज का नैतिक, समाज या राज्य का नैतिक दायित्व है। दसवां है, इनका उद्देश्य मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। उद्देश्य आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अब हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर संबंध है के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण से ही ये विवाद का विषय रहा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सर्वोपरि कौन है। समय समय पर न्यायपालिका और विधायिका में भी इस बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही है। पहला वाद लेते हैं, चंपाकम दोराइजन वाद। ये 1951 का वाद है। चंपाकम दोराइजन मद्रास की एक ब्राह्मण महिला थी। उनका वहाँ मेडिकल प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाई तो हो गई थी, परंतु अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का प्रावधान था। इन्होंने अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 का हनन मानते हुए वहाँ के उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। अपन जानते हैं उच्च न्यायालय में जब मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत उन्होंने वहाँ के उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। वहाँ की मद्रास सरकार ने कहा कि हम क्या है, यहाँ जो आरक्षण दिया गया है वो अनुच्छेद 46 की अनुपालना में दिया गया है। अनुच्छेद 46 अपन जानते हैं क्या है, राज्य अपने कमज़ोर वर्गों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए वहाँ आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। तो यहाँ अनुच्छेद 46 क्या था कि अनुच्छेद 46 है यहाँ नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद 15 और 16 है मूल अधिकार। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि क्या है, मूल अधिकार अगर नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वहाँ नीति निर्देशक तत्व अवैध हो जाते हैं या अप्रभावी हो जाते हैं। अर्थात इस वाद में उच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी नीति निर्देशक तत्व को। यही वाद फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही व्यवस्था दी कि जहां तक नीति निर्देशक तत्व यदि मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो वहां नीति निर्देशक तत्व अवैध हो जाते हैं।
अब लेते हैं अपन दूसरा, गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद ये 1967 की बात है। पंजाब में भूमि सुधारों के तहत वहाँ दो भाई थे, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी। जब पंजाब सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो वहाँ ये अधिकतम 30 एकड़ ज़मीन रख सकते थे और बाकी ज़मीन सरकार लेके इनके यहाँ जो काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, उनमें वितरित करने वाली थी। इन्होंने क्या किया, अनुच्छेद 19(च) व अनुच्छेद 31 का, उस समय 19(च) मूल अधिकार था, ये 1967 की बात है, और 31 भी क्या है, संपत्ति का मूल अधिकार था। इनका उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, अनुच्छेद पंजाब सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों की पालना, पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि हम जो भूमि सुधार शुरू कर रहे हैं ये क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की पालना के तहत कर रहे हैं। और फिर बाद में इनको इस भूमि सुधार अधिनियम को किस में डाल दिया था, 9वीं अनुसूची में डाल दिया था, 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है और राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता या ऐसा जिससे क्या है मूल अधिकारों का हनन हो। यानी इस वाद में भी न्यायपालिका ने मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर माना। अब है 25वां संविधान संशोधन। अधिनियम 1971। इस अधिनियम में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31(ग). इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा यदि नीति निर्देशक तत्वों की अनुपालना में अनुच्छेद 14 व 19, अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 का हनन होता है तो न्यायालय उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इस प्रकार इस अधिनियम में नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। अब आगे है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये 1973 का मामला है। केशवानंद भारती का केरल में एक मठ था। इस मठ का अधिग्रहण वहाँ की सरकार ने कर लिया। इसके विरुद्ध केशवानंद भारती ने अपने अनुच्छेद 26 का हनन मानते हुए वहाँ न्यायालय में वाद दायर किया। न्यायालय में इसके लिए 13 सदस्यीय न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया। इन न्यायाधीशों ने करीब 2 महीने तक इस पर चर्चा की। 2 महीने होते होते आधे न्यायाधीश इसके पक्ष में और आधे न्यायाधीश इसके विरुद्ध हो गए। यानी वहाँ की केरल सरकार ने जो डाला था इनका अतिक्रमण, वो भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत 9वीं अनुसूची में डलवा दिया था। 9वीं अनुसूची, अपन जानते हैं 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम के तहत कानून आते हैं और न्यायालय इनकी समीक्षा नहीं कर सकता है। इनमें 6 न्यायाधीश इसके पक्ष में थे कि विधायिका किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, आधे इसके विपक्ष में थे। एक न्यायाधीश थे जस्टिस खन्ना। ये न्यायाधीश 6 न्यायाधीशों ने तर्क दिया
कि क्या है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता है, और विधायिका में बैठे हुए लोग भारतीय जनता के प्रतिनिधि है। अतः उनको संविधान के किसी भी भाग में बदलाव करने का अधिकार है। इसलिए ये किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, संविधान के किसी भी भाग में बदलाव कर सकते हैं। दूसरे जो न्यायाधीश है उन्होंने ये तर्क दिया कि ये क्या कर सकते हैं, ये जो न्यायाधीश है 2/3 बहुमत से क्या करते हैं, विधायिका के जो सदस्य हैं 2/3 बहुमत से क्या करते हैं, कोई विधेयक पास कर सकते हैं। 1/3 फिर भी इनके क्या रहता है, विरुद्ध रहता है। दूसरा तर्क ये दिया कि जो विधायिका का सदस्य या सांसद है या विधायक है वो पूरे 100% बहुमत से जीत के नहीं आता, सारे के 100% के 100% वोट उसको नहीं मिलते, कुछ वोट इनके, कुछ मत इनके विरोध में भी पड़ते हैं, इसलिए ये संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार फिर अंतिम रूप से ये बचे थे मिस्टर जस्टिस खन्ना। इन्होंने इनके बीच का पक्ष दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका है वो संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर और बाकी किसी भी भाग में बदलाव कर सकती है। यानी इस वाद में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को दोनों को क्या है, बराबर का दर्जा दिया गया। अब आगे लेते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1976 का मामला है। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 31 में संशोधन किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह अवैध है, अर्थात इसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। अब है मिनर्वा मिल्स वाद। उन्नीस सौ 80। इस वाद ने सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 31 को अवैध घोषित कर दिया। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर माना। अब है 44वां संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन अधिनियम 1978। इस वाद में विधायिका ने अनुच्छेद 19(6) व अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया तथा संपत्ति के अधिकार को मात्र एक कानूनी अधिकार माना। इस प्रकार इसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों का ही होना अति आवश्यक है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस प्रकार हमने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित महत्वपूर्ण वादों का अध्ययन किया। एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। पहला था चंपाकम दोहराइजनवाद, इसमें मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी, नीति निर्देशक तत्वों को कम। फिर दूसरा है गोलकनाथवाद, इसमें भी मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी, नीति निर्देशक तत्वों को उनसे नीचे माना। फिर आता है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से सर्वोपरि माना। इसके बाद में आता है केशवानंद भारती वाद, इसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के को बराबर माना तथा मूल ढांचे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। इसके बाद में आता है मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद में अनुच्छेद 31 को अवैध माना।
इसके बाद में अपने अध्ययन किया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया था, अतः अनुच्छेद 19(च) और अनुच्छेद 31 को हटा के कानूनी अधिकारों में अंतर्गत रखा। इस प्रकार अगर ये प्रश्न आए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर संबंध है, तो हम एक एक पॉइंट लिख के इनका विस्तार से वर्णन कर सकते हैं।